नमस्कार ऑल। तेजस्वी हियर फॉर आवर एस्ट्रो वास्तु क्लास। आज कोई भी नहीं है क्लास में, लेकिन मैं आज आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि हमारा कोई टाइम स्किप ना हो। तो मैं शुरुआत करूंगी हमारे प्रेयर से। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा भी कफ अभी भी है। जैसे मैंने पहले क्लास में बोला था कि हमारा जो आराध्य दैवत है उसे और गणपति भगवान गणपति को हमें आवाहन करना है 30 सेकेंड तक मिनिमम, और फिर हमें अपने क्लास की शुरुआत करनी है। अब तक हमने जो है वो एस्ट्रोलॉजी देखा है। एस्ट्रोलॉजी हमारा जो कोर्स है, एस्ट्रो वास्तु ऐसा है, तो उसमें से जो एस्ट्रोलॉजी का जरूरी भाग है वास्तु में, वो हमने देखा है। आज हम ये जो सेशन है वो कंप्लीटली वास्तु के ऊपर लेंगे। आप लोगों से मैंने पंचांग के नोट शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप उसको रीड करेंगे ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। और उसके बाद में पंचांग का डेली जो है इमेज वो आपसे शेयर करूंगी ताकि मैं आपको पंचांग डेली एक्सप्लेन कर सकूं। अभी हम देखते हैं वास्तु क्या है। वास्तु तंत्रे महातंत्रे शिव शक्ति सरोदय, ये जो मंत्र है, ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसमें शिव और शक्ति दोनों को समान महत्व दिया गया है, मगर शिव और शक्ति दोनों को जोड़कर जो बनता है उसे वास्तु शास्त्र कहते हैं। क्योंकि इसीलिए इसे महातंत्र कहा गया है, तंत्रों के रूप में। तंत्रों का जो कॉन्सेप्ट है उसे जब हम तंत्रा कहते हैं तो हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं कि कहीं कुछ गलत चीज तो नहीं, तंत्रा कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तंत्र इज अ सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, और यंत्र ऑल्सो इज द अनदर फॉर्म ऑफ इट टू वर्शिप। जब हमारे गॉड्स थे, उनकी कोई मूर्ति नहीं थी या उससे रिलेटेड कुछ डायग्राम नहीं था, उस टाइम उनको वर्शिप करने के लिए हमने जो है वो तंत्र और मंत्र, ये दोनों विधि है, ये डेवलप किए गए हैं। अभी हम आज के इस क्लास में जानेंगे कि जो वास्तु शास्त्र है उसमें जैसे हम बोलते हैं कि शिव का शक्ति से जो संबंध है वो कैसा है, तो वो वैसा ही संबंध है जैसा ऊर्जा का जड़त्व के साथ है, आकाश का पृथ्वी के साथ है। और जो भी स्थान आता है उन सभी का स्थान एक दूसरे में समान है। जितनी इम्पोर्टेंट आकाश को है उतनी ही इम्पोर्टेंट पृथ्वी को भी है हमारी लाइफ में। किसी भी चीज का जो इम्पोर्टेंट है वो कम ज्यादा नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे तो जो पंच महाभूत हमें वास्तु में हम देखते हैं, 5 एलिमेंट्स, आकाश, प्रकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, इन सब का जो है उनका जब एक परफेक्ट समान बैलेंस होता है ना, तब जाके वो हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। और हमारे घर में, हमारे शरीर में, इस सृष्टि के हर कण कण में हर चीज जो है वो 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। ये हमें सीखना है। 5 एलिमेंट्स का जो महत्व है हमारी लाइफ में, उसका जो परफेक्ट बैलेंस जब हम सीखते हैं कि हमारे घर में उसका परफेक्ट बैलेंस कैसे किया जा सकता है, तब हमारे घर की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती है। सबसे पहले अभी हम क्या जानेंगे कि जो पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट्स जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, उनका जो सूक्ष्म आविष्कार है वो जब प्रकाश से होता है, जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी से मिलके जब 5 एलिमेंट्स का जो है उनका योगदान जो होता है और वो आकाश में फैलता है, तब वो जिस भी वास्तु में वो सनलाइट आएगा, उस वास्तु में आपको परिपूर्णता का अनुभव आएगा, समृद्धि का अनुभव आएगा, आरोग्य का अनुभव आएगा, और इस हर चीज का बैलेंस होके आपका लाइफ जो है वो सुखमय होगा। यहाँ पे एक सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हमारी कुंडली जो है वो हमारा एक डेस्टिनी चार्ट है, जिसमें हमारी सारी घटनाएं लिख के आई है कि इस लाइफ में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो फिर वास्तु की जरूरत क्या है? अगर कुछ चेंज ही नहीं होने वाला है लाइफ में, तो फिर हम वास्तु क्यों करें, एस्ट्रोलॉजी ही क्यों ना करें? तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था वही मैं आपको दूंगी कि वास्तु का अगर हमारे लाइफ में महत्व है तो वो केवल एक तुलसी पत्र का महत्व है, उतना ही महत्व हमारे जीवन में वास्तु का है। तुलसी पत्र जो भगवान श्री कृष्ण की तुला में चढ़ाया गया था,
जिस एक छोटे से तुलसी पत्र के कारण उस पूरी तुला का जो है मूल वो चेंज हो गया, उसका रिजल्ट चेंज हो गया। उसी प्रकार से जब हम वास्तु को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं अपने घर में, तब हमारी कुंडली के साथ उसका मेल होके उसका जो रिजल्ट है वो बहुत सी दुखद घटनाएं जो है वो हमारे जीवन से हटा के उसको एक परिपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल जीवन में बदल सकता है। और ये कंप्लीटली जो है, इसके जो प्रैक्टिकल्स है ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। इसका कारण है वास्तु से जुड़ी हुई हर चीज जो है वो आकाश से जुड़ी है, प्रकाश से जुड़ी है, ऊर्जा से जुड़ी है, एनर्जी से जुड़ी है। ये सारी चीजें साइंटिफिकली जो है वो प्रूवन है। आजकल लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई चीज जो है वो साइंस प्रूफ करेगा। तो जब मुझे कोई ऐसे मिलता है कि जिन्हें साइंस और वास्तुशास्त्र को जो कंपेयर करते हैं या साइंस और एस्ट्रोलॉजी को कंपेयर करते हैं, तो मैं उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि साइंस जो है वो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के सामने एक छोटा सा तिनका है। साइंस अभी डेवलप हुआ है, ये जो शास्त्र है ये बहुत पुराना है। और जब तक लोग इसके जानेंगे नहीं, इसे इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, तब तक बस ये एक पौराणिक शास्त्र है, इसके लिए इसे निग्लेक्ट करना और उस पर आर्ग्यू करना। अज्ञान लोगों के साथ आर्ग्यू करने में क्या मजा है? मैं उनको बोलती हूँ पहले आप जाइए, सीखिए, और फिर आके मुझसे आर्ग्यू कीजिए इस बारे में। तो जैसे जैसे हम ये धीरे धीरे सीखेंगे, आप खुद समझ जाओगे कि ये कितना सिंपल और प्रॉपर बताया गया है, जिसमें कोई जादू टोना नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, जो चेंजेस है वो प्रूवन है कि वो कैसे हुए हैं और वो क्यों काम करते हैं। और उसके बाद आप उसका इम्प्लीमेंट करके आप उसके रिजल्ट भी देख सकते हैं। हमारा ये जो कोर्स है, शुरू से इस कोर्स में मैं बहुत से रेमेडीज, छोटी छोटी चीजें आपसे हर क्लास में जैसे जैसे होगा शेयर करूंगी। और मैं चाहूंगी कि हर कोई इस रेमेडी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, उसका अनुभव ले। क्योंकि सबसे जरूरी चीज एक वास्तुशास्त्र या एस्ट्रोलॉजर इनको है कि कोई भी चीज अगर वो किसी को गाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले वो उसका अनुभव खुद ले। जब तक आपको खुद को पता नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, तब तक आपको उसे किसी और को सुझाव देने का अधिकार नहीं है। कोई भी चीज आपने पूरी तरह से सीखनी है, आत्मसात करनी है, उसका प्रयोग करना है। वो अगर काम करती है तो कैसे करती है, नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, ये समझना है। और ये सारे थ्रू आउट द क्लास में आपसे शेयर करूंगी। जो भी रेमेडीज होंगे, मस्ट ट्राई, बहुत सिंपल छोटी सी होंगी और जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देंगी। आज जो है वो, आज हम सिर्फ बात करेंगे दिशाओं की। हमने राशियां देखी है, प्लैनेट्स भी देखे हैं, अब हम देखेंगे दिशाएं, ताकि जब हम अगले सेशन में मिले तब हम दिशाओं को कुंडली में दशाओं से और प्लानिटरी पोजीशन से जोड़ सके। तो अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो बात है, मेरे हर क्लास में मैं हर किसी को बताती हूँ, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग शास्त्र, संगीत शास्त्र और वास्तु शास्त्र, ये पांच जो है, इसे हमारे पौराणिक शास्त्र की पांच शाखाएं माना जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में इन पांचों शाखाओं का एक परफेक्ट बैलेंस करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल अगर एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, जिसमें आपकी डाइट प्लान है, एक्सरसाइज प्लान है, आपका जो फूड है वो प्योर है, और आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के चेंजेस भी करते हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिलीव मी, कर्मा इज देयर, जो भी लिखा है वो होता है। लेकिन हमारे कर्मा में भगवान ने हमें फ्री विल नाम की भी कोई चीज दी है, जिससे हम बहुत सी चीजें बदल सकते हैं। अब ये फ्री विल क्या है? तो फ्री विल, सिंपल से तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, फ्री विल वो चीज है जहां हम अपने कर्मों में बदल नहीं कर सकते, लेकिन उसके रिजल्ट्स में बदल कर सकते हैं। मान लीजिए जब हम एग्जाम देते हैं तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स के पेपर्स हमें लिखने होते हैं। और अगर उन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स परफेक्ट नहीं आए, एक पर्टिकुलर टोटल पे नहीं आए, तो फिर हम फेल हो जाते हैं। ये क्या रहा? ये है हमारा फिक्स कर्मा, कि हमें वो 5 सब्जेक्ट्स के पेपर लिखने ही है और उसमें मार्क आना चाहिए। यहाँ पे फ्री विल कहाँ आती है? यहाँ पे फ्री विल आती है जहाँ पे आपका आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, आपका ड्राइंग होता है, आपका स्पोर्ट्स होता है, जिसके मार्क्स आपको काउंट किए जाते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाता है तो टीचर आपको उन सेगमेंट में मार्क्स दे के उनको यहाँ जोड़ के
फिर आपको पास करवा सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द फ्री विल इन योर लाइफ। अगर कोई चीज आपकी लाइफ में नहीं है तो उसे कैसे लाया जा सकता है, और अगर वो है ही नहीं तो उसके अलावा आपकी लाइफ में क्या है, उसे कैसे समझा जा सकता है और कैसे पाया जा सकता है। दैट इज एस्ट्रोलॉजी, दैट इज वास्तुशास्त्र, एंड दैट इज फ्री विल। तो अब हम देखते हैं कि स्काई इज अ फुल ऑफ सटल सीड्स ऑफ इवेंट्स। दैट मीन्स जब कोई भी घटना है, आकाश जो है वो घटना सिद्ध है। कोई भी घटना है, जब कोई भी घटना घटती है तो 6 मंथ प्रायर उसके जो सीड्स है वो वातावरण में पैदा हो जाते हैं। अगर किसी की डेथ होने वाली है, इट कैन बी एक्सीडेंट, इट कैन बी सडन डेथ और एनीथिंग, 6 मंथ प्रायर उसके सीड्स जो है वो एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, और उस व्यक्ति का जो ऑरा है उस ऑरा से वो धीरे धीरे अंदर जाके उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, तब वो घटना घटती है। ये तो रहा डेथ का एग्जाम्पल। किसी की शादी है या किसी के साथ कोई अच्छी चीज होने वाली है, बुरी कोई भी घटना हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वो जो है वो आकाश से जुड़ी है, और आकाश से उसके सीड्स आपके ऑरा के द्वारा आपके बॉडी में प्रवेश करते हैं, तब जाके वो सिद्ध होती है। तो अगर हमें कोई भी घटना रोकनी है, उसके लिए हम 6 मंथ प्रायर ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी मदद करती है कि वहां पे क्या क्या इवेंट्स है, उसमें से कौन से हम रोक सकते हैं, कौन से नहीं रोक सकते हैं। और अगर वहां पे हमारी दशा साथ नहीं दे रही है, वहां हमारी कुल देवता और हमारी वास्तु हमारी मदद करती है। वो कैसे करती है ये धीरे धीरे हम सीख लेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं कंप्लीटली वो बात करेंगे वास्तु की जो दिशाएं हैं उन दिशाओं की। तो वास्तु की जो अष्ट दिशाएं हैं, और उसके बाद एक्चुअली दश दिशा कहा जाता है, जमीन और आकाश को भी काउंट किया जाता है, लेकिन 4 मुख्य दिशा और 4 उपदिशाएं, इन्हें हम देखेंगे। लेकिन इनके महत्व के लिए सबसे जरूरी है, कोई भी वास्तु अगर हम देखते हैं तो उसकी वास्तु नाभि देखना। हम सब जानते हैं जब किसी भी बेबी का बर्थ होता है तो वो उसकी माँ के उदर में जब प्रवेश लेता है तो उसकी नाभि से जुड़ा हुआ होता है। 9 मंथ तक उसकी मम्मी से, उसकी माँ से जो है उसकी देखभाल की जाती है, और उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो उसकी माँ से जुड़ा हुआ होता है, वहां से उसका भरण पोषण होता है। उसी प्रकार इस यूनिवर्स की जो नाभि है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो हमारे घर की वास्तु नाभि से जुड़ी हुई है। हमें हमारे वास्तु के स्पंदन जब सुधारने हैं तो हमारे घर के वास्तु की नाभि में सुधारना करना जरूरी है। इसके लिए जो नाभि स्थापना और शंकु स्थापना विधि है, जो हम आगे चल के देखेंगे, वो बहुत जरूरी है। शंकु स्थापना ये वो विधि है जहाँ घर के सेंटर में हम नाभि स्थापना करते हैं, ताकि चारों साइड से, चारों दिशाओं से जो भी एनर्जी आ रही है वो इक्वल अमाउंट में आके सेंटर में जमा हो जाए, और इक्वल अमाउंट में वो प्रसारित होके पूरे घर में चारों ओर फैल जाए। ऊर्जाओं के जो तो प्रकार है, एक है प्राणिक ऊर्जा, दूसरी है जैविक ऊर्जा। अब आप देखते हैं कि प्राणिक ऊर्जा कौन सी है और जैविक ऊर्जा कौन सी है। जीव सृष्टि का जो निर्माण है और उसका संवर्धन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो सूर्य देव का है। सूर्य के प्रकाश के बिना सब कुछ अंधकारमय है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी इस पृथ्वी को जो ये उपहार है वो देने वाले सूर्य देव जो है, उनके उगम की दिशा है वो है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से जो ऊर्जा आती है उससे हमें आरोग्य मिलता है। सिंपल सी बात है, आप देखोगे जिनके भी घर में ईस्ट में टेरेस है या ईस्ट डायरेक्शन से सनलाइट घर के अंदर आ रहा है, उनके घर में हेल्थ इशू बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। हेल्थ जो है बहुत अच्छा रहता है। जो ऊर्जा होती है वो बहुत सारे बैक्टीरियल इम्पैक्ट्स को कट कर देती है वहां से। निरोगा दानशीलांच विशिष्टम जन सेविता, पूर्व प्लवातु या भूमि शोभना सा प्रकीर्तिता। इस सूत्र के अनुसार पूर्व के स्पंदन अगर उत्तम है तो आरोग्य, दानशूरता, धन, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। पूर्व के स्पंदन मतलब क्या है, पूर्व खुली मतलब क्या है, हमें सीखना है। कोई भी दिशा अगर है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जब वास्तु की बात आती है तो मुख्य द्वार को बहुत इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आकाश प्रकाश और तत्वों की, तो जब हम किसी घर की बात करते हैं, किसी वास्तु की, तो डेफिनेटली मुख्य द्वार को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन जब हम फ्लैट की बात करते हैं तो फ्लैट का मुख्य द्वार कहीं पे भी हो, वहां से सनलाइट नहीं आता है, और फ्लैट के एग्जैक्टली सामने जो है बड़े बड़े मेटल के एलिवेटर्स होते हैं, एक बड़ा सा हॉलो पैसेज होता है, लॉबी होती है। इसलिए
जब भी कोई फ्लैट होता है, वहां सनलाइट कहाँ से आती है उसे ज्यादा ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट देना है। ये जो सनलाइट आती है, ये मैक्सिमम जो है फ्रेंच विंडोज से आती है। तो हमें ये ध्यान देना है, सॉरी, कि फ्रेंच विंडोज जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आए हुए हैं उस घर के। भारतीय वास्तुशास्त्र के और भारत के भौगोलिक स्थिति के अनुसार साउथ में फ्रेंच विंडो और साउथ वेस्ट में बड़े बड़े फ्रेंच विंडो टेरेस या साउथ में कट होना अशुभ माना गया है। इससे घर में तामसिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, उग्र गुण बढ़ जाते हैं, लोगों में जो हार्मनी है वो कम हो जाती है, इम्पेशंस हो जाते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। इसका कारण है, जब सूर्य प्रकाश साउथ डायरेक्शन से घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें बहुत सारी तामसिक एनर्जी होती है जो हमारे मन को इम्बैलेंस कर देती है। एक उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं, लेट्स से कि मैग्नेट सॉरी, मैग्नेट लेते हैं, और थोड़ा सा साइंस का ये सिंपल सा एक तरीका है जो हर किसी ने स्कूल में ट्राई किया होगा। हम क्रश लेते हैं, लोहे का, मेटल का, आयन का क्रश लेते हैं। जो मैग्नेट है वो उस क्रश के ऊपर घुमाते हैं, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि सारे जो आयन क्रश है वो पूरा का पूरा मैग्नेट पे चिपक जाता है। अब इसी क्रश को हम गर्म करते हैं, और इसको गर्म करने के बाद अगर हम मैग्नेट उसके पास लेके जाते हैं तो वो क्रश जो है वो इधर उधर बिखर जाता है, वो मैग्नेट से दूर चला जाता है और अस्त व्यस्त हो जाता है। बिकॉज जो हीट उसने ली है, उस हीट के कारण उसका जो ऋणानुबंध है, जो अणु रेणु है वो बिखर चुके हैं, उनका तत्व जो है उसका ह्रास हो चुका है। ठीक उसी प्रकार अगर साउथ से आपके घर में एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, तो वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट करेगी। आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपके घर में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो नहीं घटनी चाहिए, दुर्घटनाएं होंगी। अगर आपकी कुंडली में आपकी दशा सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसका अतिरेक हो जाएगा। इसलिए किसी भी घर में साउथ और साउथ वेस्ट का बंद होना बहुत जरूरी है। अब बात करें है पूर्व दिशा की, जहां से सूर्य प्रकाश आता है। पूर्व में विंडो होना, पूर्व में कट होना, पूर्व में टेरेस होना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिशा से जो प्रवाह सूर्य प्रवाह जो होता है उसमें अगर बाधा निर्माण होती है, मान लीजिए आपके घर के या किसी के घर के पूर्व में बड़ा सा टेरेस है, बड़ी सी फ्रेंच विंडो भी है, लेकिन उसको लग के ही दूसरी बड़ी सी बिल्डिंग है, हाई फ्लोरिंग बिल्डिंग है, जिसके कारण आपके टेरेस पे सनलाइट नहीं आ रहा है, या आपके घर में सनलाइट आता है, नहीं आ रहा है, तो भी आपको उस पूर्व के फल नहीं मिलेंगे, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? पूर्व तो आपकी दूषित हो गई, क्योंकि वहां टेरेस होके भी आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और आपकी पश्चिम जो है वो प्रवाही है, क्योंकि पूर्व में टेरेस आया तो मेन डोर जो है वो आपका पश्चिम में चला जाएगा या साउथ वेस्ट में चला जाएगा। उससे आपकी पश्चिम दिशा प्रवाही हो गई। पश्चिम दिशा को शनि की दिशा माना जाता है। पूर्व में टॉयलेट होने के कारण जो है अग्नि होता है, पूर्व का जो अग्नि होता है, सूर्योदय हम देखते हैं, तो सब देखते हैं कि सूर्योदय के समय अगर हम सूर्य को देखें, सूर्य के ऊपर त्राटक करें, तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है आईज की। और वही समय जब हम सूर्य को खुली आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य का वो जो रूप है वो ज्योति स्वरूप होता है। उस ज्योति से हमारे आंखों की जो हेल्थ है वो बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है। लेकिन अगर पूर्व में टॉयलेट आ जाता है, या पूर्व में जल तत्व आ जाता है, या बाथरूम आ जाता है, तो क्या होता है? जो पूर्व का ज्योति स्वरूप अग्नि तत्व है वो बिगड़ जाता है, उसका अ, खंडन हो जाता है, वो वीक हो जाता है। और अग्नि तत्व दूषित होने के कारण उस घर में आरोग्य की हानि हो जाती है, उस घर में हेल्थ के इश्यूज आने लगते हैं। जो बच्चे हैं वो थोड़े से स्टबन और अग्रेसिव होने लगते हैं। पूर्व दिशा का संबंध आरोग्य से है, इसलिए रोगग्रस्तता, संस्कारहीनता, निस्संतान होगा, या संतान में विकलांगता होना, व्यसनाधीनता होना, ये सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। वास्तुशास्त्र को अगर हम एक उपाय शास्त्र मानते हैं, और पूर्व के दोषों को अगर हम दूर करना चाहते हैं, तो पूर्व में विंडो होना, पूर्व में या ईस्ट डायरेक्शन में वुड पैनलिंग होना, वहां का जो रत्न है कोरल रत्न, उसका जो है उसकी स्थापना,
कॉपर की स्थापना, ताम्र धातु की स्थापना जमीन के अंदर हीलिक्स के रूप में करना, ये बहुत जरूरी है। जिनके भी घर में, सिंपल रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, जिनके भी घर में ईस्ट बंद है और वो लोग हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, टेम्पररी बेस पे वो ये रेमेडी कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ रिम का जाप करना है एवरीडे 108 टाइम। वेरी सिंपल जाप की माला लीजिए, सूर्योदय के समय आपको रिम 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 ये जाप करना है। या दूसरा आप कर सकते हैं ओम रिम ओम, ओम रिम ओम रिम ओम, ऐसे आपको 108 बार करना है। रिम जो है वो सूर्य का बीज मंत्र है। उसका चैंटिंग करने से भले ही आपके घर की जो दिशा है वो बिगड़ी है, लेकिन आपके ऑरा में जो है उसमें रिम बीज का, सूर्य का, आदित्य का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा और आप इस नुकसान से बच पाएंगे। लेकिन ये होगा एक टेम्पररी उपाय, जब तक आप कोई परमानेंट रेमेडी नहीं करते तब तक आप इसे एज अ शील्ड यूज कर सकते हैं। और कपालभाति और प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। इन सब क्रियाओं से अगर पूर्व की अग्नि निर्बल हो गई है तो आपके शरीर की अग्नि जो है वो बढ़ जाती है और उससे आप बैलेंस कर पाते हो अपने घर के वाइब्रेशंस के साथ। अब हम देखते हैं कि इंटीरियर में पश्चिम दिशा जो है, पश्चिम दिशा जो है हमने बोला कि शनि की है। तो पश्चिम दिशा में अगर दोष आता है तो क्या होता है? पश्चिम में दोष यानी पश्चिम में दरवाजा होना या पश्चिम में विंडो होना। तो वहां पे शनि का आधिपत्य होने के कारण बहुत से घरों में रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आता है, वैराग्य आता है, सेपरेशन के ख्याल आने लगते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, अघटित घटता है, पति पत्नी में इम्बैलेंस नहीं रहता है। उस दिशा को हील करने के लिए आपको वहां पे मैक्सिमम इंटीरियर में ब्लू कलर का यूज करना है। ब्लू कलर शनि को होता है, तो ब्लू शेड्स को आपको प्राधान्य देते हुए जितना हो सके ब्लू, ब्लू क्रिस्टल्स, ब्लू लाइट, ब्लू शैंडेलियर, ब्लू कर्टन्स, इसको आप वहां पे यूज कर सकते हैं और इस दिशा को बैलेंस कर सकते हैं। आई एम सॉरी। और इस घर में रहने वाले लोगों ने विरोधी श्वसन क्रिया यानी प्राणायाम का जो प्रकार है उसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसे करके अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को जैविक ऊर्जा की अस्त दिशा माना जाता है। अगर हम वास्तव में देखा जाए तो हर दिशा का अपना अपना महत्व है। कोई भी दिशा बुरी नहीं है, कोई भी दिशा अच्छी नहीं है। सभी दिशाओं का एक सही बैलेंस हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। जब हम दक्षिण दिशा की बात करते हैं तो इसे यम दिशा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिशा के स्वामी जो है, रूलिंग प्लैनेट है, रूलिंग रूलर जो है वो है यमराज। तो यमराज यहाँ के रूलर होने के कारण डेथ से रिलेटेड जो चीजें हैं, इंसिडेंट है, यहाँ पे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जैसे हमने देखा कि दक्षिण दिशा जो है, साउथ डायरेक्शन, वहां पे अर्थ एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहता है। और वहां पे अर्थ एलिमेंट प्रभावित होने के कारण वो दिशा सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। दक्षिणे वतु वाराही, वाराही महिषासना, इसका मतलब है न्याय और धर्म करने वाले जो रवि पुत्र है यमराज, उनकी ये दिशा, उनके अधिकार कक्ष में ये दिशा आ जाती है, इसलिए इसे यम दिशा कहा जाता है। योग शास्त्र में यहाँ पर क्रूर कठिन कर्मा पिंगला नाड़ी का प्रवाह होता है। और जहाँ पिंगला प्रवाहों का प्रभाव पाया जाता है वहां पे विपदा, विनाश, विकार, विद्रोह, ये चीजें हो जाती हैं। अब पिंगला नाड़ी क्या है? इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दो नाड़ियां हैं जिन्हें चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर मैंने एक शिव स्वरोदय का वीडियो बनाया है जिसमें ये दो नाड़ियों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं आप लोगों से ग्रुप पे शेयर करूंगी, वो आप देखिए। उसका प्रैक्टिस आप जितना करोगे बहुत अच्छे तरीके से आप इस शास्त्र से कनेक्ट हो जाओगे। दक्षिण में दोष होने के कारण हमने देखा है कि अस्थिरता आती है, अकाल मृत्यु आता है, धन हानि होती है, विकृत मनोवृत्ति, घटनाएं, मर्डर्स, ऐसी चीजें ऐसे घरों में हो जाती है। इस दिशा में उपाय योजना करने के लिए हमें जो दक्षिण का पृथ्वी तत्व है उसे एनहांस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वहां हम क्या कर सकते हैं? दक्षिण का जो स्वामी है, जैसे हमने देखा यमराज, और उसका जो प्लेनेट है वो है मंगल, तो मार्स का जो भौम यंत्र है वो हम वहां पे स्थापन करेंगे। लोहे का जो हीलिक्स है उसे भूमि के अंदर स्थापित करेंगे। और दक्षिण का पृथ्वी तत्व एनहांस करने के लिए सबसे सिंपल और अच्छा रेमेडी जो है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत जरूरी है,
दक्षिण की जो फ्लोरिंग है आपके घर में, उसको आपको 4 इंच उठा के लेना है। उसके अंदर जो है नर्मदा नदी के शिवलिंग है, उन्हें स्थापित करने हैं। नर्मदा के गोटे जिसे बोला जाता है, जो पत्थर होते हैं पूरे राउंड शेप में आ जाते हैं, सर्कुलेट, बहुत ही चिकने, सॉफ्ट हो जाते हैं। इसका कारण ये जो पत्थर होते हैं नर्मदा नदी में, उनके ऊपर बरसों से जो पानी गया है, उसके कारण उसको एक अजीब सा सॉफ्टनेस आया हुआ होता है और राउंड शेप आता है। तो कंटिन्यू पानी के प्रवाह के कारण उसमें जो अर्थ एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है उन पत्थरों में, क्योंकि वो घिस जाते हैं पानी से और तराशे जाते हैं। तो इन पत्थरों में अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होने के कारण आपको इसे अपने फ्लोरिंग के नीचे डालना है। फ्लोरिंग को 4 इंच ऊपर उठाना है और येलो जैसलमेर का फ्लोरिंग वहां करना है। अब ये सब कैसे करना है, ये प्रैक्टिकली विथ पिक्चर्स प्रेजेंटेशन हम धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद जो है, इस दिशा में उपाय करने के लिए पृथ्वी तत्व तो हमने बढ़ा लिया। अब अगर पश्चिम में टेरेस, सॉरी, पश्चिम में और दक्षिण में दोनों जगह पे टेरेस आता है, तो हमें क्या करना है? तो हमें उस टेरेस को खुला नहीं छोड़ना है। उसका फ्लोरिंग हमें येलो जैसलमेर से दक्षिण के लिए और ब्लू फ्लोरिंग से पश्चिम के लिए करना है, और उसके ऊपर हमें पिरामिडल रूफ या कैनोपी करना है, ताकि वहां से जो सनलाइट या ऊर्जा या प्रवाह घर में आए, वो एक सर्क्यूलेटर, उस पिरामिड शेप में सर्क्यूलेटर इसमें सर्कुलेट होके फिर हमारे घर में चक्राकार मंडलाकार एनर्जी आ जाए, और उसका जो प्रभाव है वो कम होके कम से कम प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाए। अब देखते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को जैविक ऊर्जा की उगम दिशा माना जाता है। हमने देखा है दो ऊर्जाएं है, प्राणिक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। प्राणिक ऊर्जा की उगम दिशा है ईस्ट डायरेक्शन और अस्त दिशा है वेस्ट डायरेक्शन। जैविक ऊर्जा की उगम दिशा है, यानी सोर्स जो है, सोर्स है उत्तर दिशा से, नॉर्थ डायरेक्शन से, और उसका जो अस्त है, अंत है, वो जो दिशा है वो है साउथ डायरेक्शन, जहाँ पे वो विलीन हो जाती है। तो उत्तर दिशा में जहाँ जिसे सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, अबेंडेंस, ये सारी चीजें जो है वो उत्तर दिशा से आती है। हर तरह की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का उपभोग आपको उत्तर दिशा देती है। तो आपके घर में अगर नैसर्गिक रूप से उत्तर दिशा जो है वो ओपन है, तो आपके घर में बहुत खुशहाली रहेगी। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती है। आपकी कुंडली में अगर किसी पे के भी कुंडली में अगर आप देखते हैं 4th हाउस में राहु है, जिन लोगों के 4th हाउस में राहु होता है, उन्हें कभी भी 100% परफेक्ट वास्तु वाला घर नहीं मिलता। 100% तो वैसे किसी को भी नहीं मिलता है, लेकिन कभी भी उन्हें, हमेशा उन्हें साउथ वेस्ट ओपन या साउथ में कट वाला घर मिलेगा, या उनके घर में साउथ में टेरेस होगा, या साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ दोष होगा, खिड़की होगी। ये लोग अगर घर ढूंढने जाए तो भी उन्हें वो घर पसंद नहीं आएगा अगर वो वास्तु को ब्लाइंड हो, क्योंकि उनकी कुंडली के अनुसार वही दिशा उन्हें ओपन मिलती है। इन लोगों के लिए यही बेहतर रहता है कि वो वास्तु के दोषपूर्ण जो घर है उसको खरीद ले और फिर उसमें रेमेडी करे। परफेक्ट घर ढूंढने में अगर वो लगे तो उनका खुद का घर कभी नहीं होगा। आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जो जो लोग आपके आसपास होंगे, उनकी कुंडली में अगर 4th हाउस में राहु है, तो उनके घर में साउथ वेस्ट ओपन होगा और साउथ ओपन होगा, या वहां टेरेस होगा या कट होगा या बाथरूम होगा। और अगर आप किसी के घर में ऐसी स्थिति ऑब्जर्व करते हैं, तो उनका बर्थ डिटेल लीजिए और टैली करके देखिए कि उनके 4th हाउस में राहु है या नहीं है। तो जब ये चीज होती है, उत्तर दिशा की जब बात करते हैं, तो उत्तर दिशा को जल तत्व की दिशा माना जाता है। उत्तर दिशा जितनी खुली हो उतनी अच्छी होती है, लेकिन अगर उत्तर दिशा में दोष है, जैसे उत्तर बंद है, वहां पे विंडो नहीं है, वहां पे दीवार है, या वहां पे किचन आ गया है, नॉर्थ में ही आपके फ्लैट का जो है वो किचन आ गया है, तो वो दूषित बन जाती है। ऐसे घर में क्या होता है, जल तत्व की दिशा होने के कारण वो दिशा स्त्रियों से जोड़ी जाती है। तो वहां पे सबसे पहले हेल्थ इश्यूज जो आते हैं वो फीमेल को आते हैं। उसके साथ साथ उस घर में प्रबल जो है बृहस्पति, जिसे हम कहते हैं जुपिटर, जुपिटर का प्रभाव कम होने से के कारण घर में किसी का भी तालमेल नहीं बैठता है, कोई एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करता है, एक विचार नहीं रहता है, कोई एक डिसीजन नहीं ले पाता है। तो उस दिशा में क्या होता है कि वहां पे नैसर्गिक प्रकाश लाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप मैक्सिमम वहां पे शैंडेलियर्स, क्रिस्टल्स, व्हाइट क्रिस्टल्स, पर्ल, सिल्वर, इनका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद वहां पे आप
व्हाइट मार्बल का फ्लोरिंग कर सकते हैं एज अ रेमेडी, जो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। अगर वहां पे सनलाइट नहीं आ रहा है उत्तर से, तो उस घर के लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनके लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, उदासी आएगी, उनको खुश नहीं होगा, सारी चीजें होके भी उस चीज का वो अनुभव नहीं ले पाएंगे। अब हमने ये दक्षिण दिशा देखी, पूर्व दिशा देखी, उत्तर दिशा देखी, और अब हम पश्चिम भी हमने देखी है, लेकिन पश्चिम में थोड़े से मेरे जो पॉइंट है वो रह गए। नहीं, पश्चिम भी हमने देख ली, पश्चिम में भी हमें पिरामिडल रूफ करना है, और ब्लू जो है फ्लोरिंग या ब्लू क्रिस्टल से उसका मैक्सिमम जो है वो हमें यूज करना है। अब जैसे हमने वास्तु में प्राणिक ऊर्जा और जैविक ऊर्जा दो देखे हैं, उसको कैसे बैलेंस करना है ये आज के इसमें हमने देखा है। इसके बाद हमें जो क्या देखना है कि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब हमारी कुंडली हमें घर लेने के लिए साथ देती है, और सबसे ज्यादा है हमारे कर्म। तो हमें पिछले कर्म पता नहीं है, लेकिन अभी हमें जो है वो अपने कर्म सुधारने हैं, किसी को जानबूझ के नुकसान ना हो इसका ख्याल रखना है। और इसमें जो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सबको ध्यान में रखकर अगर कोई उपाय करना है, अगर किसी भी घर में आपको रेमेडी करनी है वास्तु से रिलेटेड, बिना उस घर के स्वामी की कुंडली देखे उस घर में रेमेडी मत कीजिए। क्योंकि अगर उसके प्लैनेट सपोर्टिव नहीं है, तो जो रेमेडी आप पर्टिकुलर दे रहे हैं शायद वो उन्हें लाभ नहीं देगी। मैं इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लीजिए किसी को कोई बड़ी सी बीमारी हो गई है और उन्हें सर्जरी की बहुत जरूरत है। मान लीजिए ब्लॉकेज है किसी के इसमें फॉर एग्जाम्पल, और उन्हें अर्जेंट सर्जरी की नीड है। अगर ऐसे टाइम पे डॉक्टर सीधे उनको सर्जरी को लेते हैं, तो वहां पे बहुत से चांसेस होते हैं उस व्यक्ति को जान की खतरा होता है। अब यहाँ पे डॉक्टर्स पहले क्या करते हैं, उनका ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं, उनकी इम्यूनिटी चेक करते हैं, क्या वो सर्जरी झेल पाएंगे या नहीं, ये चेक करते हैं। और सर्जरी करने के बाद भी उन्हें कुछ दिनों तक पर्टिकुलर प्रिकॉशन देते हैं। ये सेम हमें अपनी लाइफ में वास्तु में उपाय करने से पहले इम्प्लीमेंट करना है। सीधे जाके वास्तु की कोई रेमेडी कहाँ पे भी नहीं करनी है, ना ही अपने घर में करनी है। सबसे पहले आयुर्वेदा को इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में। अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपना रूटीन, इसको बैलेंस करना है। अपनी कुंडली की दशा देखनी है। जब हम घर के गृह स्वामी जो होता है, तो ओनर जो है उसकी कुंडली देखते हैं। अब ओनर में आजकल दो ओनर आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ओनर। हमेशा फर्स्ट ओनर की कुंडली को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि घर जो है वो गृह स्वामी की, उसकी जो भाग्य दिशा है उसी प्रकार उसको मिलता है, चाहे उसमें बाकी के दूसरे कोई भी मेंबर रहे। उसकी दशा देखनी है, और उसकी दशा के अनुसार कौन सी रेमेडी उसे सूट होगी, कौन सी नहीं होगी, ये ढूंढ के बाद में ही उसके घर में उपाय शास्त्र करना है। अदरवाइज वो अपाय शास्त्र हो जाएगा और उसका नुकसान ही हो जाएगा। तो हमने वास्तु में आज चारों दिशाएं देखी, उनका महत्व समझा। जो उपदिशाएं हैं उसे हम अगले क्लास में देखेंगे। उसी टाइम जो है हम पंचांग का भी रिवीजन करेंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, इस क्लास में जैसे मैंने देखा है कि ये एस्ट्रो वास्तु क्लास है, आपको मैं पढ़ा दूंगी एक 3 महीने तक, लेकिन सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज इसमें काफी नहीं है। इसमें हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सबका फ्लोर प्लान हम लेंगे, और उनके उनके फ्लोर प्लान में उस घर में क्या क्या प्रॉब्लम है उस डिस्कस करेंगे, और उस पर क्या उपाय हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो भी 5-6 स्टूडेंट हमारे हैं उसमें से एक लकी स्टूडेंट हम निकालेंगे, जिसके घर पे हम वास्तु विजिट करेंगे, और सब मिलके उसके घर का एनालाइजेशन करेंगे। वहां पे हम सीखेंगे कि वास्तु को एग्जैक्टली देखा कैसे जाता है, कंपास कहाँ पे पकड़ना है, मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं, डायरेक्शंस कैसे देखने हैं, उसका एंगल कैसे देखना है, डिग्रीज कैसे देखनी है। ये सारा जब हमारा बेसिक कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। मैं अभी से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी ये प्रैक्टिकल होगा प्लीज डू नॉट मिस इट। मैं चाहूंगी सबके सब रहे, ताकि सबको प्रैक्टिकली समझ में आए कि उसमें क्या करना है। अब आज मैंने आपको दिशाएं सिखाई है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्टडी करेंगे, और सैटरडे के क्लास में मुझे विद होमवर्क मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र का जो भी पार्ट हमने पढ़ा है उसका रिवीजन उस क्लास में होगा। पंचांग लेने से पहले मैं सबसे कुछ सवाल पूछूंगी, जो भी नोट शेयर किए हैं उस पर बेस। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। शुभम भवतु।